Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Bamiyan Buddha's statue. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 art and culture perspective. It is also important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बामियान है कहाँ पे, लोकेशन ऑफ बामियान. सो इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल हाईलैंड्स रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के अंदर आप अगर देखें तो ज़्यादातर ये वाला जो एरिया है ये हाईलैंड एरिया है, मतलब पठार प्लेटू वाला एरिया है. हिंदू कुछ माउंटेन है वो आगे जा कर के हाईलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये यहाँ पे कहीं पे इन एक्सटेंडेड सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है बामियान. एज आई सेड, इट इज़ इन द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स. और यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स के एक वैली वाले साइड में एक नदी बहती है, बामियान नदी. और बामियान नदी के ही कोस्ट पे ये बामियान लोकेशन है, बामियान जगह है. एंशियंट टाइम्स में यहाँ से सिल्क रोड गुजरता था, बामियान के थ्रू ही सिल्क रोड गुजरता था. आई होप सिल्क रोड के बारे में आप जरूर जानते हो कि एंशियंट टाइम में सिल्क रोड चाइना को रोमन अम्पायर से कनेक्ट करता था और जिसके थ्रू बहुत सारा ट्रेड कंडक्ट किया जाता था इन द एंशियंट टाइम. तो यहाँ पे है बामियान. तो बामियान के अंदर बुद्धा की 2 स्टैचूज़ बनाई गई थी. दी स्टैचूज़ वेयर क्रिएटेड इन 5th century AD. और इन दोनों स्टैचूज़ को साथ में हम लोग बामियान बुद्धाज नाम से जानते हैं. आज जब तक ये थे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बनाई गई थी, क्योंकि दे आर नो लॉन्गर देयर. कैसे डिस्ट्रॉय हुई उनको भी हम देखेंगे. तो जब तक ये थे, दे वेयर द टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचूज़ इन द वर्ल्ड. इनको लगभग 5th century AD में बनाया गया था. ये देखिए, ये सैंडस्टोन के माउंटेन्स बामियान के अंदर, हिंदू कुश में सैंडस्टोन के इस तरह के माउंटेन्स, उसमें स्कल्पटिंग कर करके बुद्धा की ये दोनों बामियान मूर्तियाँ बनाई गई थीं. सैंडस्टोन माउंटेन्स या सैंडस्टोन क्लिफ्स में स्कल्पटिंग करके ये बुद्धा की बामियान बुद्धा स्टैचूज़ बनाई गई. एक की हाइट 55 मीटर और दूसरे की हाइट 38 मीटर. अगर इनके स्टाइल की बात की जाए तो दे वर हाइब्रिड ऑफ गुप्ता स्टाइल, ससानियन स्टाइल एंड हेलेनिस्टिक स्टाइल. हेलेनिस्टिक स्टाइल और गुप्ता स्टाइल तो आपने अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में भी, जो आप यूपीएससी या एपीएससी के लिए पढ़ते हैं, उसमें भी पढ़ रखा होगा. दोनों के अपने अपने फीचर होते हैं, गुप्ता स्टाइल के और हेलेनिस्टिक के. हेलेनिस्टिक इज़ मोर लाइक चिसेल्ड बॉडी, कर्ली हेयर एंड ऑल. तो ये जो बामियान बुद्धाज की स्टैचू है ये थी, दे वेयर रदर हाइब्रिड ऑफ दीज 3 स्टाइल्स. इन दोनों स्टैचू को सलासल और समम नाम से जाना जाता था. सलासल मीन्स लाइट साइंस थ्रू द यूनिवर्स, सलासल, एंड समम मीन्स क्वीन मदर. तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं को सलासल एंड समम नाम से बुलाते थे. हुआ क्या कि 1996 में जब तालिबान केम इनटू पावर इन अफ़गानिस्तान, तो उसके कुछ टाइम बाद दे डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय बामियान बुद्धाज. क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते थे वो? तो उसका कारण है कि देखिए, तालिबानी लोग जो हैं दे प्रैक्टिस्ड, खासकर जब पहले वो रूल करते थे 1996 से लेकर के 2003 तक, जब तक यूएस ने अटैक नहीं किया अफ़गानिस्तान के अंदर इन ऑर्डर टू रिमूव अलकायदा एंड तालिबान, तब तक तो इन्होंने रूल किया अफ़गानिस्तान के अंदर. तो उन्होंने पिछले रिजाइम में, और फिर से वो लौट करके आए पिछले साल 2021 15 अगस्त के आसपास. जब पिछले बार तालिबान ने रूल किया लगभग 7 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उस टाइम में उन्होंने काफ़ी रेडिकल और कंजर्वेटिव इस्लामिक मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अफ़गानिस्तान के ऊपर. रेडिकल और कंजर्वेटिव इस्लामिक मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि विमेन के ऊपर एट्रोसिटीज़, पर्दा सिस्टम, विमेन बाहर नहीं जा सकती विदाउट कंपनी ऑफ अ मेल गार्जियन. ये तमाम सिस्टम्स तो थे ही थे. इस्लाम को रेडिकल तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का मतलब ये था कि दे वेर कम्प्लीटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ आइडल वर्शिप. आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर आइडल वर्शिप, जिसको हिंदी में बूत परस्ती कहते हैं, वो गलत माना जाता है.
सो दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आइडल वर्शिप। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जो लिबरल इस्लामिक सोसाइटी होती है वो खुद आइडल वर्शिप नहीं करती है, लेकिन चलिए वो दूसरों को रोकती नहीं है कम से कम, कि ठीक है बाकी लोग कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। इसको हम लोग कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं कि भाई हम हमारी सभ्यता संस्कृति अपने जगह, बाकी लोगों की अपनी जगह। देयर इज़ नो पॉइंट इन अटैकिंग अदर्स और स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम फॉलोइंग व्हाट दे बिलीव। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रेडिकल आइडियाज से लोग इंस्पायर हो जाएं, कंजर्वेटिव हो जाएं, तो खुद तो नहीं करते हैं, दूसरों को भी आइडल वर्शिप करने नहीं देंगे। एंड दिस वाज द आइडिया ऑफ तालिबान कि भाई हम लोग अपने देश अफ़गानिस्तान के अंदर बुद्धा की स्टैचू नहीं रहने देंगे, बिकॉज दिस इज़ एन सिंबल ऑफ आइडल वर्शिप विच इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। और फिर 2001 में स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धाज स्टैचूज़। तो ये बामियान बुद्धा की जो 2 स्टैचूज़ थी, इस पर रॉकेट चलाई गए, गोलियां चलाई गए, बुलडोजर चलाए गए, सब तरह की एक्टिविटीज़ की गई और महीने भर में इन दोनों स्टैचू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर इमेज ऑफ बामियान बुद्धास। जब ये डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम में इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था तालिबान को कि वी आर रेडी टू मूव और ट्रांसफ़र दीज स्टैचूज एंड अदर आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू बुद्धा बैक टू इंडिया, लेकिन तालिबान रिजेक्टेड सच ऑफर एंड दे डिस्ट्रॉयड द बामियान बुद्धास। इनके डिस्ट्रक्शन के बाद जो भी बचा खुचा जो भी स्ट्रक्चर था, आर्टिफैक्ट्स था, उनको ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। तो जब तक बामियान बुद्धा की स्टैचूज़ थीं तब तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं था। ये डिस्ट्रॉय होने के बाद 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया बामियान बुद्धा साइट्स को। फिर यूनेस्को ने यह भी प्रपोज़ किया कि इन दोनों साइट्स को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। जब एक बार तालिबान को वहाँ से हटा दिया गया 2003 में, तो यूनेस्को प्रपोज कि लेट अस रिकन्स्ट्रक्ट बामियान बुद्धास इन द बामियान रीजन। लेकिन फिर यही बात सामने निकल के आई कि अफ़गानिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा ही रहते हैं, आज नहीं तो कल फिर कोई इस तरह की रेडिकल कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ सकती है और फिर से उसको डिस्ट्रॉय करेगी। सो व्हाट्स द पॉइंट इन दैट रिक्रिएटिंग बामियान बुद्धास। तो जब तक वहाँ पे पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक ये बामियान बुद्धा स्टैचूज़ को रिक्रिएट करना वो सेंसिबल आइडिया नहीं है। साथ ही साथ ये भी बात निकल के आई यूनेस्को के अंदर कि इसको ऐसे ही खाली रखते हैं, लेट्स कीप लाइक दिस ओनली, एंड दैट वुड बी अ काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस कि यहाँ पे किस तरह की फैनेटिक सरकार हुआ करती थी। सो कभी कभार आप कुछ ख़राब चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं ना, इस बात को याद दिलाने के लिए कि कभी यहाँ पे कितना कुछ गलत इंसिडेंट हुआ था। सो दिस इज़ हाउ द सेकेंड आइडिया वॉज प्रपोज्ड कि लेट अस कीप दिस स्पेस एम्प्टी ओनली एंड दिस विल बी ए टेस्टामेंट टू वायलेंट फैनेटिसिज्म दैट डिस्ट्रॉयड बामियान बुद्धा। आप सोचिए, बुद्धा इज़ नोन फॉर पीस एंड हारमनी अक्रॉस द वर्ल्ड, और बुद्धा की स्टैचू के ऊपर इन लोगों ने चलाए हर तरह के बॉम्ब चलाए, इन लोगों ने रॉकेट चलाए, सब किया। सो दैट वाज नेचुरली कंडेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फिर फैसला यही हुआ कि चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं ताकि पूरी दुनिया को याद रहे कि यहाँ पे किस तरह की गलत घटना हुई थी इन 2001 अंडर तालिबान। एक बात ज़रूर हुई थी कि जब 20 साल पूरे हुए थे बामियान बुद्धा के स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय हुए, यानी कि 2021 में एक दिन के लिए यहाँ पे 3D प्रोजेक्शन करके बामियान बुद्धा को रिक्रिएट किया गया था। सो दैट वाज जस्ट फॉर अ डे, इस तरह से रिक्रिएट किया गया था। करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्यों बामियान बुद्धा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में तालिबान की सरकार वापस से आ गई है, तालिबानी लोग वापस से पावर में आ गए अफ़गानिस्तान में। उन्होंने प्रपोजल दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक दूसरा रीजन है या प्रोविंस है, मेस आनियाक रीजन, मेस आयानाक रीजन। ये मेस आयानाक रीजन में भी बुद्धा के कई सारे आर्टिफैक्ट्स या छोटे मोटे स्टैचूज़ हैं। अभी तालिबान ने प्रपोज़ किया है कि वो चाहते हैं कि मेस आयानाक रीजन में जो भी बुद्धा के आर्टिफैक्ट्स या स्टैचूज़ हैं उनको वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे हैव प्रपोज्ड and this is naturally in sharp contrast to what they did about 20 years ago when they barraged Buddhas, बामियान बुद्धास with explosive and rockets। तो अब सवाल ये उठता है कि इनका इतना स्विच ओवर कैसे हो गया, ये यू टर्न कैसे ले लिया उन्होंने 20 साल पहले, 21 साल पहले।
तो इन्होंने बामियान बुद्धा के स्टैचू को गिरा दिया था। आज मिस अयानाक में कहते हैं कि हम लोग बुद्धा के सारे स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। कारण इसके पीछे सरल है। अब तालिबान अपना एक इमेज मेकओवर करना चाहता है। तालिबान पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है कि वी आर नो लॉन्गर द सेम तालिबानीज दैट रूल्ड 20 years ago. वी आर नॉट रेडिकल, वी आर प्रोग्रेसिव, लिबरल, वी विल ऑल्सो अबाइड बाई द बेसिक ह्यूमन राइट्स, वी विल रिस्पेक्ट वीमेन कंसर्न्स। ये सारे मैसेजेस वो देना चाहता है, भले ग्राउंड पे जो भी करें वो, बट एटलीस्ट दे वांट टू सेंड दिस सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड कि दे आर चेंज्ड। उसके अलावा अगर मेस अयानाक रीजन की खासकर बात की जाए तो ये रीजन जो है वो कॉपर माइन के लिए पॉपुलर है। एंड नाउ तालिबान इज एक्सपेक्टिंग सम फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली फ्रॉम चाइना, इन्वेस्टमेंट इन दिस कॉपर माइन रीजन। और इस कारण से भी तालिबान अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, प्रोग्रेसिव बातें कर रहा है कि मेस अयानाक रीजन में हम लोग बुद्धा की स्टैचू को प्रिजर्व करना चाहते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि पिछले एक वीक के अंदर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और उसके बाद रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया है। तो आज हम लोग चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट को देखेंगे और फिर मे बी मंडे को रसिया के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट को देखेंगे और फिर दोनों को मिला करके दोनों का क्या आउटकम निकल के आया है वो फिर आने वाले टाइम में देखेंगे। सो ये इतने सारे हाई लेवल विजिट्स क्यों हो रहे हैं इसका भी पर्पस हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो करंट इवेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही विजिटेड दिल्ली। सो इनफैक्ट ही वाज इन दिस रीजन। आप देखिए, ही वाज इन दिस रीजन, मेस अयानाक रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान। मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान चाह रहा है, अफ़गानिस्तान की सरकार तालिबान चाह रही है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कराया जाए इन मेस अयानाक रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो वांगी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही वाज इन दिस रीजन। उसके बाद यहाँ से वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से ही विजिटेड इंडिया। पाकिस्तान के बाद ही नेक्स्ट स्टॉप वाज इंडिया। इनफैक्ट दैट वाज नॉट प्लान्ड वन, नॉट शेड्यूल्ड वन, दिस वाज एन अनशेड्यूल्ड विजिट टू इंडिया। और ही लैंडेड इन दिल्ली एंड देन ही एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू मीट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब। सो ये वांगी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज़ ऑन साउथ एशिया विजिट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल के विजिट पे हैं ये, जिसका मेन पर्पस है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। आई होप आप इस बात को समझते हैं कि इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर मेनी रीजन्स। इंडिया एक्टिवली अपोजेज इट। क्या कारण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ना मेंबर होने का वो भी हम देखेंगे। बट ये जो विजिट है वांगी का, ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद, दैट हैपेंड इन मई 2020, उसके बाद से दिस इज़ फर्स्ट सीनियर हाई लेवल विजिट फ्रॉम चाइनीज साइड टू इंडिया। अभी इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर बात की जाए, देखिए इसमें कुछ भी खास फैसला या आउटकम निकल के आया नहीं इस विजिट से। इंडिया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, आपको पता है हमेशा वो एकदम सीधी बात करते हैं। सो ही कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर दिस visit and he clearly said कि India China relations are not normal and as long as there are some issues at LAC, line of actual control, the relations cannot be normalized completely. And he presented India's demand in a pinpointed manner. We want status quo ante. Status quo ante simply means कि जो गलवान वैली इंसिडेंट से पहले LAC में पोजीशन था, यानी कि जहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स थे पूरी तरह से वो छोड़ करके पीछे चले जाए, तो फिर हम लोग रिलेशंस को पूरी तरह से नॉर्मलाइज करने का सोच सकते हैं। ये जो विजिट था वांगी का, दैट इज सीन एज एन अटेम्प्ट फ्रॉम चाइनीज साइड टू नॉर्मलाइज इंडिया चाइना रिलेशंस। क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि चाइना और इंडिया दोनों ही रसिया को पूरा सपोर्ट दिखाएं अभी के हालात में, जब रसिया यूक्रेन पे अटैक करने के कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ से पूरी तरह से सैंक्शंस झेल रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस या अलग अलग जगहों पे वो लिमिटेशंस झेल रहा है। इस टाइम में आप समझ सकते हैं कि चाइना एक तरीके से रसिया के लिए सपोर्ट गैदर करने निकला है। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं इस विजिट को। वांगी ने इनवाइट किया इंडिया को टू अटेंड ब्रिक्स समिट दैट इज़ टू बी हेल्ड इन चाइना दिस ईयर। लेकिन इंडिया ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि हमारे और चाइना के संबंध नहीं नॉर्मल हो सकते हैं अनटिल वी रीस्टोर स्टेटस को आंते। अब इंडिया चाइना रिलेशंस पे ये हिंदू का जो आर्टिकल आया था,
इसमें कुछ एनालिसिस की गई थी जिसको मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। द आर्टिकल सेड कि इंडिया एंड चाइना रिलेशंस हैव मेनी डाइवर्जेंट एरियाज, मैंने बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे डिस्प्यूट्स हैं या फिर जहाँ पे हमारा कंसेंसस नहीं है। सबसे पहला तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। आए दिनों देर इज़ इशूज़ ऑफ इनकर्सन फ्रॉम चाइनीज़ आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑन द इंडियन साइड अक्रॉस LAC, ये तो है ही। दूसरा मेजर इशू है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना आप समझते होंगे, इट इज़ अ सीरीज ऑफ infrastructural development including road, railways, ports in order to connect the eastern provinces of China with European market। तो ये जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड किए जा रहे हैं इनको हम लोग साथ में कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर या पार्ट इंडिया नहीं है बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन। एक तो है सिक्योरिटी इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि माना ऐसा जाता है, कई सारे ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चाइना इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, घेर रहा है, और इसी को उन्होंने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, विच इज़ अ नोशनल कॉन्सेप्ट। नोशनल कॉन्सेप्ट मतलब कि ऑफिशियली इट हैज़ नेवर बीन एक्सेप्टेड बाय चाइना कि दे आर ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया। वो तो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इकोनॉमिक पर्पस के लिए है, कनेक्टिविटी हम डेवलप कर रहे हैं ताकि बेहतर ट्रेड हो सके, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली ये बेल्ट ऑफ रोड नहीं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, धीरे धीरे इंडिया को वो घेर रहे हैं। और दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के इंडिया का अपोजिशन है वो है दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख सकते हैं विच इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उसका सब कंपोनेंट है, इट मूव्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, और ये रोड बना दिया चाइना ने बिना इंडिया से परमिशन लिए। दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन दो इट इज़ करेंटली अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, बट है तो इंडिया का हिस्सा ही, और इस पर रोड उन्होंने बना दिया बिना इंडिया से परमिशन लिए। तो नेचुरली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो इसका मतलब एक तरीके से इंडिया ने ये कंसीड कर दिया कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लीगल है, और दूसरी उसका मतलब ये है कि इंडिया ने ये भी कंसीड कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के लिए इम्पॉसिबल हैं। वी कैन नॉट ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिकॉज दैट वुड बी लाइक गिविंग अप ऑन आवर क्लेम्स ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और तीसरा चाइना को लेकर के डाइवर्जेंट एरिया है, चाइना के अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे उसका स्टैंड। फॉर एग्जांपल हर जगह वो पाकिस्तान के इस पॉलिसी को सपोर्ट करता है कि इंडिया इज़ एन एंटी इस्लाम कंट्री। पाकिस्तान की तो कोर फॉरेन पॉलिसी ही यही है टू प्रोजेक्ट इंडिया एज एन एंटी इस्लाम कंट्री, और चाइना कीप्स ऑन सपोर्टिंग पाकिस्तान अप्रोच। हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है, आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने कराया भी है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो OIC की मीट में भी चाइनीज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांग ही पार्टिसिपेटेड एंड देयर ऑल्सो ही मेड एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स ऑन कश्मीर। तो कई सारे मुद्दे हैं जहाँ पे चाइना और इंडिया के डाइवर्जेंट रिलेशन है, लेकिन कुछ एरियाज़ तो कन्वर्जेंट भी हैं, यानी कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे हम दोनों के इंटरेस्ट मैच भी करते हैं। उसमें सबसे पहला एरिया है वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना। ये पूरी की पूरी दुनिया को अगर आप देखें, ग्लोबल ऑर्डर को देखें, तो इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासकर US और उसके NATO के एलाइज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे डोमिनेट ग्लोबल ऑर्डर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फाइनेंस का स्ट्रक्चर हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को, दे हैव बीन यूजिंग स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम एज ए टूल अगेंस्ट रसिया। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग कॉल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना ऑल्सो, कि आज वो रसिया के ऊपर इतना सारा ट्रेड सैंक्शंस लगा सकते हैं, तो कल होकर के इंडिया और चाइना इफ़ दे टो द लाइन, मतलब अगर ये दो लोग थोड़े बहुत भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के मन के खिलाफ काम करते हैं तो दे मे ऑल्सो फेस सिमिलर सैंक्शंस। तो कहीं ना कहीं रसिया, इंडिया और चाइना के मन में ये बात है कि वी नीड टू डेवलप एन ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे जाकर के इंडिया और चाइना के बीच में कन्वर्जेंट एरिया डेवलप होता है। दूसरा तो एक कन्वर्जेंट एरिया तो है ही, वी वांट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर, और यही कारण है कि कई सारे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किए हैं। जैसे ब्रिक्स लॉन्च किया है, ब्रिक्स बैंक जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, बिकॉज वी डोंट वांट द वर्ल्ड टू रिमेन US डोमिनेटेड, वी वांट to have a multipolar world. We want every player to have their own say in global order.
तो ये यहाँ पे जाकर के इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट मैच कर जाते हैं। इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट बहुत सारे एरियाज़ में मैच करते हैं। ये इस बात से क्लियर होता है कि हाल फिलहाल में रसिया के अगेंस्ट जितने भी रेजोल्यूशंस लाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन सब पे इंडिया और चाइना ने एक ही तरीके से एक्ट किया है, और वो था एब्सटेन कर जाना। तो दोनों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रसिया को सपोर्ट दिखाया है। कभी भी रसिया के खिलाफ वोट नहीं किया है हमने, हम रादर एब्सटेन कर गए। तो ऐसा नहीं है कि चाइना इज़ ओनली एनिमी, देयर आर मेनी एरियाज वेयर आर इंटरेस्ट converge also, and that is why India is trying to have a balanced approach towards China. The next article is about core sector growth of Indian economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो देखिए, हमारे देश के जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। तो इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ को मेजर करने के लिए IIP है। IIP को मेजर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है NSO। बेस ईयर है इसका 2011-12, और इसमें टोटल 407 तरह की इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट ग्रोथ मेजर किया जाता है, और ये मंथली बेसिस पे ग्रोथ मेजर किया जाता है। यानी कि अगर फरवरी महीना, जैसे भी एक महीने के लैग में होता है, तो मार्च ख़त्म हुआ तो फरवरी महीने का ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो फरवरी 2022 में इन इंडस्ट्रीज़ ने कितना प्रोड्यूस किया है वो ग्रोथ रेट मेजर किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन डन बाय दीज इंडस्ट्रीज़ इन फरवरी 2021। तो एक साल पहले उसी मंथ में हमने कितना प्रोड्यूस किया, उसके तुलना में हम लोग करंट मंथ में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मेजर करके हम लोग ग्रोथ निकालते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट निकाला जाता है। 407 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़। अब इन 407 इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, कोर इंडस्ट्री एंड नॉन कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री में सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज आते हैं, जबकि नॉन कोर में बाकी के 399 इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। कोर इंडस्ट्रीज में हैं तो सिर्फ 8, लेकिन इनका वेटेज ओवरऑल IIP में है 40.27%, जबकि नॉन कोर इंडस्ट्री बाकी के 399 उनका वेटेज है 59.63%। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 8 होने के बावजूद भी इतना सारा वेटेज है। दैट इज़ हाउ दे आर नोन एज कोर इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। ये कोर इंडस्ट्री कौन कौन है? कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये हैं तो बस 8, लेकिन सिंस दे प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कोर इंडस्ट्री। और ये इतना सिग्निफिकेंट है कि सिर्फ 8 होने के बावजूद भी इनका वेटेज 40% है। तो सिर्फ देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन 8 कोर इंडस्ट्री का वेटेज है 40.27, उसमें भी इंडिविजुअल वेटेज आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट मेजर जिस पे किया जाता है। आई होप अभी तक बातें क्लियर हैं। ये 407 इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ मेजर करने वाला इंडिकेटर है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट मेजर करने वाला इंडिकेटर है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उनमें भी रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज़्यादा, उसके अलावा अगर सबसे कम देखा जाए तो फर्टिलाइज़र का वेटेज है। तो मुद्दा यह है कि वी हैव इंडस्ट्रीज़ में 407 तरह की इंडस्ट्री, उन सब का अगर ग्रोथ रेट एक साथ देखना है तो IIP, अगर सिर्फ उनमें से 8 का ग्रोथ रेट देखना है तो ICI। IIP को मेजर करने वाला इंस्टीट्यूशन NSO, ICI इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री के ग्रोथ को मेजर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इसका बेस ईयर भी है 2011-12। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब करंट न्यूज़ जो है वो इससे रिलेटेड है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फरवरी महीने में कोर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट 5.8% रहा है। फरवरी 2022 में कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 5.8% रहा है, और इसके पीछे मुख्य कारण है लो बेस इफेक्ट। क्योंकि पिछले साल के फरवरी महीने की बात की जाए, देखिए 2022 फरवरी में ग्रोथ रेट रहा है 5.8% ऑफ कोर इंडस्ट्री। ये 5.8% इसलिए रहा है क्योंकि ये ग्रोथ रेट मेजर कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन इन फरवरी 2021। और फरवरी 2021 में अगर आप देखिए तो ग्रोथ रेट निगेटिव में था, -3.3%। ऑफ कोर्स उस टाइम में कोविड का इम्पैक्ट था, उस कारण से ग्रोथ रेट निगेटिव में था। तो चूंकि इसके तुलना में इस बार ग्रोथ रेट हम निकाल रहे हैं, तो चूंकि बेस छोटा था
और बेस छोटा होने के कारण ग्रोथ रेट अपीयर्स टू बी रिलेटिवली गुड. दिस इज नोन एज बेस इफेक्ट. तो दिस इज द न्यूज़. ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैज रिलीज्ड द growth rate of core industries for the month of February 2022 and growth rate is 5.8%, but this growth rate is mostly because of low base effect, because in the year 2021 in the month of February the core sector had shown a contraction of 3.3%. इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं. दो क्वेश्चन बैक टू बैक इस टॉपिक पे आए थे यूपीएससी में 2014 में और 15 में. इन दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी स्टेटस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पर्सपेक्टिव. तो हमारे देश में कौन है माइनॉरिटी, कैसे उनको डिसाइड किया जाता है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल करा चुका हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन माइनॉरिटी कही जाएगी. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनॉरिटी डिफाइन करने के लिए स्टेट शुड बी टेकन एज ए यूनिट. लेकिन उसमें फिर से सवाल पूछा गया है कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया बताए सुप्रीम कोर्ट कि किस ग्राउंड पे माइनॉरिटीज़ को डिसाइड किया जाए स्टेट के अंदर कि कौन माइनॉरिटी होगा कौन नहीं होगा. सो सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि स्टेट शुड बी टेकन एज ए यूनिट फॉर डिक्लेयरिंग माइनॉरिटी. लेकिन अब कितना % पॉपुलेशन हो तो उसको माइनॉरिटी कह सकते हैं, इसके लिए एक फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है, जिस पे अभी फैसला आना बाकी है. उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने असम लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने एक दूसरा प्रपोजल रख दिया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असम सरकार ये रिक्वेस्ट करेगी कि स्टेट को यूनिट ना बना करके डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बनाया जाए फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ माइनॉरिटी. उन्होंने कहा कि देखिए, माना जाता रहा है, एक जनरल परसेप्शन है कि हिंदू जो हैं वो हर जगह मेजॉरिटी में हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है. बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है. और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम अपने स्टेट आसाम की बात करें, अगर सिर्फ स्टेट को एज ए यूनिट लिया जाए फॉर डिक्लेयरिंग माइनॉरिटी, तो हम अगर अपने स्टेट आसाम की बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ पे 61.47% हिंदू हैं, 34.22% मुस्लिम हैं. तो हिंदूज तो कभी माइनॉरिटी में काउंट हो ही नहीं सकते हमारे स्टेट आसाम में. लेकिन उन्होंने कहा आप जाकर के देखिए सलमारा मनकसार डिस्ट्रिक्ट में, ये सलमारा मनकसार डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इफ़ यू सी 95% पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम. तो वहाँ पे जो हिंदू हैं वो तो क्लियर कट माइनॉरिटी में हैं और वो वल्नरेबल हैं, उनका लैंग्वेज कल्चर सब थ्रेट में है. तो सलमारा मनकसार जैसा डिस्ट्रिक्ट ये उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा. वैसे डिस्ट्रिक्ट्स में तो हिंदू को माइनॉरिटी माना जाना चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ स्टेट को एज ए यूनिट लें फॉर द पर्पस ऑफ माइनॉरिटी, तो असम में इस डाटा के हिसाब से कि 61% हिंदू हैं, हिंदू तो कभी माइनॉरिटी आएंगे नहीं, तो सलमारा मनकसार में रहने वाले हिंदू भी माइनॉरिटी नहीं आएंगे. लेकिन वहाँ पे 95% उस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की है, फिर हिंदूज़ के राइट्स इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे. सो दिस इज़ हाउ ही सेड कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन सुन रही है कि माइनॉरिटीज़ को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जाए, बट आसाम सरकार इस लिटिगेशन में एक एडिशनल पिटीशन फाइल करेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे गौर करे कि माइनॉरिटी शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट, नॉट स्टेट एज ए यूनिट. अब इसमें सवाल किस तरह के बन सकते हैं, देखिए मुझे लगता है कि इस पे आने वाले इंटरव्यू में जो APSC CCE का इंटरव्यू होने वाला है, इसमें भी सवाल आएंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल वो लोग पहले भी पूछते रहे हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा एक बात बताओ, डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने से क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं. तो हमारे CM साहब ने कहा है तो इसके फ़ायदे ज़्यादा गिनाने हैं हमें. ठीक है, आपको देखिए मोटा मोटा ये अप्रोच लेकर के चलना है अपने इंटरव्यू के लिए. CM साहब ने कहा है तो आप सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उसके फ़ायदे ज़्यादा गिनाएंगे. ठीक है, तो आप बताएंगे कि देखिए माइनॉरिटीज़ को अगर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाए तो उससे सबसे पहला फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक DC को पता होगा कि हमारे यहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वल्नरेबल कम्युनिटी हैं, फॉर एग्जांपल हिंदूज आर वल्नरेबल इन सलमारा मनकसार, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, वो कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि ओवरऑल माइनॉरिटीज़ नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वो सिर्फ ये कहते हैं
कि जहाँ कहीं भी किसी भी कम्युनिटी का लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट थ्रेट में है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग माइनॉरिटीज़ डिसाइड करते हैं तो फिर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं लोगों को, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेज भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। सबसे बड़ा चैलेंज है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन माइनॉरिटीज़ होगा, किस कम्युनिटी को किस डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी कहा जाएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाना कठिन है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है। और कहीं कहीं पे कॉम्युनल क्लासेस के भी केसेस निकल के आ सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी को माइनॉरिटी बताएंगे तो नेचुरली माइनॉरिटी के बेसिस पर उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वहाँ के जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो उनके खिलाफ थोड़े बहुत बैकलैश कर सकते हैं। तो कॉम्युनल क्लासेस के भी केसेस निकल कर के आ सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, ऐसा आप कह सकते हैं अपने इंटरव्यू में। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट कायाकल्प अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज़। ये मुझे लगता है एपीएससी पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। कायाकल्प सर्टिफिकेशन क्या होता है कि हमारी जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, 2015 में उन्होंने लॉन्च किया कायाकल्प अवार्ड स्कीम। कायाकल्प अवार्ड स्कीम अगर सरल भाषा में बताया जाए तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उनको दिया जाता है ये अवार्ड अगर वहाँ पे क्लीनलीनेस या हाइजीन अच्छा है तो दिस स्कीम इज इंटेंडेड टू इंकरेज एंड इंसेंटिवाइज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन द कंट्री फॉर मेंटेनिंग फैसिलिटीज़ दैट आर क्लीन एंड हाइजेनिक। ऑब्जेक्टिव यही है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हाइजीन और क्लीनलीनेस के कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो असम के अंदर इस बार हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल हैज़ बिन रिवार्डेड कायाकल्प सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2021-22। तो पीटी पर्सपेक्टिव से याद कर लेना कि भाई हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल को इस बार कायाकल्प सर्टिफिकेशन अवार्ड हमारे यहाँ से मिला है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, द फर्स्ट वाज अबाउट बुखारेस्ट 9, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तीसरा स्टेटमेंट मैंने दिया नहीं था लेकिन आप गेस कर सकते थे, मैंने बताया नहीं लेकिन आप गेस कर सकते थे कि बुखारेस्ट 9 आर ऑल्सो नोन एज वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। और molecular seizure, CS9 protein acts as a molecular seizure, so the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.